जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आज अब फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इससे 3.3 एक्सरसाइज कर दें, 3.3 एक्सरसाइज कर दें। आखिर क्या है इस 3.3 में जो आप लोगों को इतनी मुश्किल आ रही है? तो घबराने का नहीं, इंशाल्लाह ताला आज हम लोग इस 3.3 एक्सरसाइज को इस पूरी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा अगर आपको कोई बाद में कोई क्वेश्चन आंसर भी हुआ तो उसको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। जी, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट। ओके, इवैल्यूएट में हमने डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। उसका फर्स्ट पार्ट विच इज 5 -2 -4, 3 -1 -3 -2 1 2। बेटा ये डिटर्मिनेंट हम लोगों ने एवेल्यूएट करना है। तो वैसे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, समझाई थी। वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली वो वाला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। उस लेक्चर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो काइंडली इसको ज़रूर देखें। ओके, तो इसको एवेल्यूएट करना है डिटर्मिनेंट को। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं इसकी फर्स्ट रो के साथ। तो हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, जैसा कि एग्जांपल्स में आपको क्लास में करवाया गया था। R1 का फर्स्ट एलिमेंट लिखें। अब ये फर्स्ट एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है वो भूल जाएं। ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो बचेगा क्या? ये 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे। इनको आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट माइनस का और -2 एज इट इज़। फर्स्ट के साथ हम प्लस लगाते हैं, सेकंड के साथ हम माइनस लगाते हैं। ये माइनस क्यों लगाते हैं इसकी रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी पोजीशन A11 है, इसकी पोजीशन A12। -1 की पावर 1 + 2 3 होता है, तो -1 की पावर 3 -1 आएगा, इसलिए हम सेकंड के साथ माइनस लगाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो आप ये समझ लें कि पहले के साथ प्लस लगाना है, दूसरे के साथ माइनस लगाना है। ओके, जिस रो और कॉलम में है उसको भूल जाएं, यानी कि ये -2 जिस रो और कॉलम में है उसको भूल जाएं, तो बाकी बचेगा 3 -3 -2 2। उसके बाद लास्ट एलिमेंट -4 जिस रो और कॉलम में है वो भूल जाएं, इसको और इसको छोड़ दें, तो ये वाले 4 एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो 3 -1 -2 1, हमारे पास क्या आ गया? 5। ओके, मल्टीप्लाई करें, -1 × 2 दैट इज़ -2, दरमियान में माइनस होता है, और -3 × 1 -3 और 1, ये हो जाएगा +3, फिर +4 एंड 3 2 6, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस, ये आ गया 6, देन -4, उसके बाद 3 + 2। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? 5 × 1 4 × 0 -4 × 5। तो आंसर विल बी 5 - 20, दैट इज़ -16 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसको एक दफ़ा आप लोग देख लें ताकि मज़ीद आप लोगों की क्लियरेंस हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट के बाद हम लोग बेसिकली स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब रवा दवा, टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स होकर काम समझना है, तो फिर आपको समझ आएगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो वीडियो को बैक करें
और उस स्टेप को दोबारा देखें ताकि आपको क्वेश्चन मज़ीद क्लियर हो। नेक्स्ट हमने विदाउट एक्सपेंशन शो करना है। विदाउट एक्सपेंशन तो शो दैट फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 6 7 8 3 4 5 then we have 2 3 4 that is equal to 0। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने ज़रूर पढ़नी है। ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ विदाउट एक्सपेंशन, यानी कि आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना है। इसको प्लीज़ ध्यान में रखा करें। पेपर्स में स्टूडेंट सब के सब इसको एक्सपेंड करके आंसर 0 के इक्वल ले आते हैं और कहते हैं कि जी हमारे पूरे नंबर आएंगे, जबकि इसमें साफ साफ लिखा है कि विदाउट एक्सपेंशन हमने इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, एक्सपेंड नहीं करना। जब एक्सपेंड नहीं करना तो इसका मतलब है इसके ऊपर या रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा के डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू मैंने बताया था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई सी 2 रोज़ या फिर कोई से 2 कॉलम सेम आ जाएं तो उनका आंसर 0 होता है। तो अब आपने उस प्रॉपर्टी को जहन में लाते हुए इसके अंदर रो ऑपरेशन के ज़रिए या कॉलम ऑपरेशन के ज़रिए किसी 2 कॉलम को सेम करना है या किसी 2 रोज़ को सेम करना है। जब वो सेम हो जाएगी तब हम कहेंगे कि उसका आंसर 0 के इक्वल है। इस तरह से करना है, एक्सपेंड नहीं करना, जैसे मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया। अगर आपको ऊपर कंडीशन नहीं दी जाती और सिंबल कहता है कि शो करो 0 के इक्वल है, फिर आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। काइंडली ये जहन में बिठा लें। चलिए अब इसको एक्सपेंड नहीं करना तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं C2 में से C1 को, ये कॉलम है C1 C2 C3 और रो क्या होती है इस तरह से। तो रो 1 में जो एलिमेंट हैं वो 6 7 8 है, रो 2 में एलिमेंट हैं 3 4 5, रो 3 के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4। सिमिलरली अगर आप कॉलम की बात करें तो कॉलम 1 के अंदर एलिमेंट है 6 3 2, कॉलम 2 के अंदर एलिमेंट है 7 4 3, कॉलम 3 के अंदर एलिमेंट है 8 5 4। ये बार बार पढ़ने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस बात का भी अंदाज़ा हो जाए कि कॉलम कौन सा होता है और रो कौन सा होता है। हम देख रहे हैं कि अगर मैं C2 में से C1 को माइनस कर दूं, 7 - 6 ये 1 होता है, 4 - 3 ये भी 1 होता है, 3 - 2 ये भी 1 होता है। दैट मीन कि C2 के अंदर 1 1 1 आने वाला है। उसके बाद अगर मैं इस C3 में से C2 को माइनस कर दूं तो 8 - 7 भी 1 होता है, 5 - 4 भी 1 होता है, 4 - 3 भी 1 होता है। तो इसकी सारी एंट्रीज भी 1 1 1 हो जाएंगी, जिसकी वजह से C2 और C3 की एंट्री सेम हो जाएंगी। जब एंट्री सेम हो जाएंगी तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये बात को ज़रूर सुनिएगा। मैंने अभी भी जो बातें की हैं काइंडली वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और मेरी ये बातें दोबारा सुनिएगा। चलिए बाय, मैं ऑपरेशन लगाने लगा हूँ। C2 - C1 और C3 - C2। एक और बात, जो चीज़ मैं पहले लिखूँगा चेंजेस उसी कॉलम की एंट्रीज में आएंगी। C2 - C1 का मतलब है माइनस करने के बाद आपने C2 को चेंज करना है, C1 को चेंज नहीं करना। C3 - C2 के बाद जब आप माइनस करेंगे तो चेंजेस जो आंसर आएगा वो किस में लिखेंगे, C3 में लिखेंगे, क्योंकि C3 मैंने पहले लिखा है। तो जो आप पहले लिखेंगे चेंजेस आपने उसी में करनी है। तो चलिए ये देखिएगा, क्योंकि C1 बाद में है तो C1 में कोई चेंज नहीं आएगा, 6 3 2। अब C2 में से C1 को माइनस करें, कॉलम वाइज माइनस करना है। ये देख रहे हैं आप, 7 - 6, 4 - 3, 3 - 2। उसी तरह से C3 में से C2 को माइनस करें, 8 - 7, 5 - 4 एंड 4 - 3। तो आप देखेंगे 6 3 2, 7 - 6 1, 4 - 3 1, 3 - 2 1 एंड 8 - 7 दिस इज इक्वल टू 1। अब देखें मैंने इसको एक्सपैंड नहीं किया कहीं भी, तो आप भी एक्सपैंड मत कीजिएगा। मैंने कॉलम ऑपरेशन लगाया है। कॉलम ऑपरेशन का फ़ायदा क्या हुआ, C2 के अंदर भी सारे 1 आ गए, C3 के अंदर भी सारे 1। दैट मीन्स कि C2 और C3 की एंट्री सेम हो गई हैं। जब C2 और C3 किसी भी 2 कॉलम या 2 रोज़ की एंट्री सेम हो जाए एंड आंसर विल बी इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रीज़न में
एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम होना, इसका मतलब डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो प्रूव भी किसके इक्वल करना था, 0 के इक्वल प्रूव करना था। यही हमारी राइट हैंड साइड है। चलिए जी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए सॉल्व किया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, इसका सेकंड पार्ट है पार्ट नंबर 2, दैट इज 2 3 -1 2 3 -1 1 1 0, then we have 2 -3 and 5। इसको भी विदाउट एक्सपेंशन 0 के इक्वल लेकर आना है। विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपैंड नहीं करना, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करनी है यहाँ पर। तो अगर आप ये देखें, मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है, आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करें, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी साफ साफ नज़र आना शुरू हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। एक नज़र पड़ेगी और समझ आ जाएगी क्या करना है। इसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब देख रहे हो कि मैं अगर 2 में से 3 माइनस करूँगा तो -1 आएगा, वो इससे मैच कर रहा है। 1 में से 1 माइनस करूँगा तो 0 आएगा, वो इससे मैच कर रहा है। 2 में से माइनस करूँगा -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 5, वो इससे मैच कर रहा है। तो C1 और C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आप लोग भी इसी तरह से अपनी ऑब्जर्वेशन तेज़ करें। ऑब्जर्वेशन तेज़ करने का तरीका, क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और प्रैक्टिस 3 से 4 बार एक क्वेश्चन का लाजमी करें, एटलीस्ट 3.3 को। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ बाय C1 - C2। अब देखिएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 - 3 1 - 1 2 - -3, फिर बाकी सब एज इट इज़, क्योंकि मुझे बाकी सब से कोई काम नहीं है, बाकी सब के बगैर ही मेरा काम चल जाएगा। ओके, देन वी हैव 2 - 3 is -1 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5 3 1 -3 -1 0 5। अब आप देख रहे हो कि C1 और C3 फिर से आइडेंटिकल हो गए हैं, इनकी एंट्रीज दोनों की सेम है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे एज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वी आर डन। चलिए इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थिंक सो आई डोंट स्मार्ट सिलेबस का ऐसा है या नहीं, चले इसको कर लेते हैं। आप लोग चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि शायद ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसको फिर भी कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9, सबको विदाउट एक्सपेंशन, इसके 3 के 3 पार्ट में विदाउट एक्सपेंशन ही कर रहा हूँ। तो आपने इसी तरह से कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन के तहत इसको ज़ीरो करना है। तो अभी तक मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस में कॉलम ऑपरेशन लगाया, आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑपरेशन लगेगा। अगर मैं इसमें से क्या माइनस करूं, चलें आप बताएं। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपनी तेज़ करते हैं। 2 - 1 1, इसमें से इसको माइनस करें तो 1, 5 में से 4 माइनस करें 1, 8 - 7 1, फिर 3 - 2 1, 6 - 5 1, 9 - 8 1। तो मुझे नज़र आ गया कि मैं कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस करूँगा और कॉलम 3 को कॉलम 2 से माइनस करूँगा। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ बाय C2 - C1, उसके बाद C3 - C2। चलिए चेक कर लेते हैं। 1 4 7 देन
C2 माइनस C1, 2 माइनस 1, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 7 1, फिर आ जाए 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 8 1। तो कौन कौन से आइडेंटिकल हो गए? C2 एंड C3। इस वक्त पिछले दो क्वेश्चन में C1 और C3 आइडेंटिकल थे, इस बार एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया? 0 के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसीलिए मैं कह रहा था कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका लेक्चर मौजूद है, काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो मज़ीद अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक हो गया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। आगे हम लोग फॉरवर्ड जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 2, जिसमें है शो दैट। अब हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, क्योंकि उसने हमें ये नहीं कहा कि विदाउट एक्सपेंशन करना है या एक्सपेंशन के साथ, उसने कहा सिर्फ शो करके दिखाओ। नाउ वी हैव अ चॉइस व्हाट वी कैन डू। 2 3 0 3 9 6 2 15 and 1, that should be equal to 9 or 210 and 112, then 251। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, there we have 2 3 0 3 9 6 2 15 1। अच्छा, तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में बाहर 9 लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है 9। अब अंदर क्या है डजेंट मैटर, हमने अभी इसके बारे में नहीं सोचना। मुझे भी ये इसकी टेंशन हो रही है कि ये 9 कहाँ से आ गया। तो आप देखें कि मुझे ये रो 1 है और ये रो 2 है। इस रो 2 में 3 कॉमन नज़र आ रहा है। 3 वो एलिमेंट है, देखें 3 9 6, इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है। तो आप टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R2, जब R2 से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 आ गया बाहर। 2 3 0, 3 कॉमन निकला तो 1 3 2 2 15 1। मैंने इस 9 की तरफ जाना है। अब वो 9 मैंने कैसे प्रोड्यूस करना है वो मैंने देख लिया कि मुझे R2 में से 3 कॉमन निकल रहा, तो पहले मुझे 3 मिल गया। अब मज़ीद मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ मज़ीद ऐसा 3 मिल सकता है कि 3 3 से 9 हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे C2 के अंदर 3 कॉमन नज़र आ रहा है, 3 3 15। अंदर का मैं नहीं सोच रहा कि राइट हैंड साइड में अंदर वैल्यू डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ इस 9 की तरफ। तो ये 9 कैसे आएगा? अब मैं C2 में से 3 को कॉमन निकालूंगा। टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C2, C2 स्टैंड्स फॉर कॉलम 2। ये 3 पहले से आ गया और एक 3 मैंने कॉमन निकाल लिया। तो किस में से? C2 में से। तो बाकी सब एज इट इज 2 1 2 1 1 5 0 2 1। तो 3 3 से बन गया 9 और अंदर क्या आया 2 1 2 1 1 5 0 2 1। तो देख लें राइट हैंड साइड में यही नहीं है 9 2 1 2 1 1 5 0 2 1। तो मैंने क्या किया, एक नंबर पे फोकस कर लिया कि इसको मैंने निशाना बना लिया कि मुझे ये लाना है। उसका फ़ायदा क्या हुआ, आगे वाली वैल्यू भी मेरे पास एज इट इज़ आ गई। तो देखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। हमारे पास है पार्ट नंबर 3, a plus L and again a plus L, उसके बाद है a, then a plus L, डिटर्मिनेंट क्लोज किया, दैट शुड बी इक्वल टू L स्क्वायर 3a plus L। तो इसको इसके इक्वल लेकर आना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेता हूँ। अब राइट हैंड साइड पे जो प्रूव करना है उसमें L स्क्वायर है और 3a plus L है। तो किसी तरीके से आप इस डिटर्मिनेंट के अंदर ये ढूंढो कि ये कैसे बन सकता है। मुझे देखें इसमें नज़र आ रहा है a plus L में a ऐड करो, फिर ये ऐड करो, a plus a 2a में ये ऐड करो तो 3a plus L, तो देख रहे हो 3a plus L नज़र आ रहा है। फिर नीचे आ जाए a 3a plus L, तो 3a plus L आ रहा है, a plus L 3a plus L आ गया। तो मैं क्या करता हूँ कि कॉलम 1 के अंदर C2 और C3 को ऐड कर देता हूँ, उससे मुझे क्या मिलेगा 3a plus L मिलेगा कॉलम 1 के अंदर। फिर मैं उसको बाहर कॉमन निकाल लूँगा, तो इस तरह से मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी 3a plus L। चलिए मैं कहता हूँ बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब है पहले इन दोनों को ऐड करो, जो आंसर आया उसको इसमें ऐड कर दो। तो चलिए a प्लस L, फिर इन दोनों को भी ऐड कर दो, a प्लस a, फिर a प्लस L प्लस a, फिर इधर आ जाए देयर a प्लस L। तो ये हमारे पास आ गया कॉलम 1 की एंट्रीज। C1 60 में लिखा हुआ है तो सिर्फ इसी में चेंज करना है, बाकी किसी को चेंज नहीं करना। तो बाकी वाले एज लिख लें a प्लस L, a प्लस L। तो अब ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, a 3a और इसके साथ L है तो 3a प्लस L, फिर 3a प्लस L, देन अगेन 3a प्लस L, फिर आगे a प्लस L, a प्लस L, दिस इज़ इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये हमारे पास आ गया कॉलम 1 के अंदर 3a प्लस L। अब मैं कॉलम 1 में से 3a प्लस L को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, छोटा सा करके ऊपर लिख लेते हैं, वी हैव L स्क्वायर और 3a प्लस L। ये हमारा टारगेट है। चलिए जी कॉमन निकाल लें, टेकिंग कॉमन 3a प्लस L फ्रॉम C1। तो C1 से कॉमन निकाल लें 3a प्लस L, तो सारी एंट्रीज बन जाएंगी 1 1 1 1 1 1, फिर a प्लस L, a प्लस L। चलिए एक टारगेट अचीव हो गया, बाहर आ गया 3a प्लस L। अब रह गया L स्क्वायर। अब मुझे फ़ायदा क्या हुआ ये 1 1 1 बनाने का, कि मैं अब इस 1 1 1 से इसकी एंट्री 0 कर सकता हूँ। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही आंसर आ सकता है। यहाँ मुझे मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी कॉलम 1 की ये नीचे वाली 2 एंट्रीज़ को 0 कर देता हूँ, ताकि जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा कॉलम 1 से तो मुझे सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट से ही एक्सपेंड करना पड़ेगा
और बाकी किसी से एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाकी नीचे आ जाएंगे ज़ीरो। तो ज़ीरो के साथ जो भी आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो ये कैसे ज़ीरो होंगे? अगर मैं इस R2 को R1 से माइनस कर दूं तो आप देखेंगे 1 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। मुझे इन दोनों जगहों पे ज़ीरो चाहिए, या कॉलम 1 के अंदर कोई से दो जगह पे ज़ीरो बना दें, आपकी मर्ज़ी है। इधर ज़ीरो बना दें और ऊपर ज़ीरो बना दें, दरमियान वाले को रहने दें तो भी काम चल जाएगा, या ऊपर दो ज़ीरो कर दें लास्ट वाले को रहने दें तो भी काम चल जाएगा। मतलब आपको 3 में से 2 एंट्रीज़ को ज़ीरो करना ही करना है, ये ज़हन में डाल लें। कोई भी क्वेश्चन आए ये है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, अगर 1 1 1 आए तो कोशिश किया करें कि जहाँ 1 1 1 है तीनों में से 2 एंट्रीज़ को ज़ीरो कर देंगे तो आपको फ़ायदा होगा और मेहनत कम करनी पड़ेगी। मुझे सिंपल नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस 1 में से 1 को माइनस करूँगा यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, बाकी जो मर्ज़ी आएगा मुझे अभी उससे कोई गर्ज नहीं है। फिर मैं अगर इस C3 में से भी इसको माइनस कर दूँ तो C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, तो 1 का ये फ़ायदा हो गया। तो चलिए मैं लिखता हूँ बाय C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। तो C2 में से भी C1 को माइनस किया, C3 में से भी C1 को माइनस किया, तो ये आ गया 3A प्लस L। चलिए C1 में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा चले, तो C2 में से C1 को माइनस करना है तो हर एक एंट्री को माइनस करें, 1 माइनस 1, फिर A प्लस L माइनस A प्लस L माइनस A, फिर A माइनस A। अगेन इस 1 में से 1 को माइनस करें क्योंकि C3 माइनस C1 करने जा रहे हैं, 1 माइनस 1 A माइनस A प्लस L माइनस A, और ये डिटर्मिनेंट हो गया क्लोज। आगे चलते हैं, 3A प्लस L और 1A 1 माइनस 1 0, A से कैंसिल, L A माइनस A 0, फिर 1 माइनस 1 0, A से कैंसिल 0, A से कैंसिल क्या रह गया? L रह गया। अब क्या हो गया फ़ायदा? C1 से एक्सपेंड कर दें, C1 में सिर्फ 1 है, बाकी दो एलिमेंट से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ज़ीरो हैं। मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1। तो C1 की जो पहली एंट्री है, चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, लाइक वी हैव दिस। तो देयर 3A प्लस L तो एज इट इज़ आएगा। C1 की फर्स्ट एंट्री क्या है? 1, तो 1 जिस रो और कॉलम में है वो छोड़ दें, 1 जिस रो और कॉलम में है, तो 1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इन सब को छोड़ दें, बाकी रह गया L0 0L, इसको लिख लें। तो ये आ जाएगा, 1 से एक्सपेंड कर रहे थे तो छोड़ने के बाद L0 0L, बाकी वाले नीचे दो एलिमेंट ज़ीरो हैं उससे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पे स्टॉप कर दें। तो 3A प्लस L, L को L से मल्टीप्लाई करेंगे L स्क्वायर, 0 माइनस मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो ये आ गया L स्क्वायर इंटू 3A प्लस L। यही हम लोगों ने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तो इसको एक दफ़ा ज़रा ज़रूर देखिएगा, दोबारा से भी अगर आपको समझ ना आए तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 4, एक्सरसाइज हमारी 3.3 ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 शो करना है हमने 1 1 1 1 1 1 XYZ and YZ ZX and XY that should be equal to 1 1 1 XYZ X square Y square
जी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। देखिए इसमें ज़्यादातर एंट्रीज आपको सेम ही मिलेंगी। लेफ्ट हैंड साइड में R1 में 1 1 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 1 1 है। फिर R2 में एक्स वाई जी है, यहाँ भी R2 में एक्स वाई जी है, सिर्फ यहाँ वाई जी है, यहाँ एक्स के है, मतलब कि इसकी R3 और इसकी R3 चेंज है, बाकी के R1 और R2 और R1 और R2 इसके सेम है। चलिए कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये R3 भी इसके इक्वल आ जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 एक्स वाई जी वाई जी जी एक्स एक्स वाई। अच्छा मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि किसी तरीके से ये प्रोडक्ट फॉर्म की वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज़ हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, सिंगल सिंगल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो अगर मैं क्या करूँ कि इसको C1 को x से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बन जाएगा, लास्ट पे आ जाएगा एक्स वाई जी। फिर इसको y से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी बन जाएगा एक्स वाई जी। इसको z से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा एक्स वाई जी। तो सब में एक्स वाई जी कॉमन आ जाएगा, सेम आएगा, वो मैं बाहर कॉमन निकाल लूँगा। तो जब मैं ज़ाहिर बात है एक्स वाई और z से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। वो जब कॉमन आएगा तो वो दोबारा एक्स वाई जी से कैंसिल हो जाएगा। आइए इन्हीं बातों को करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ बाय एक्स C1, इसका मतलब है C1 को x से मल्टीप्लाई करना है, y C2 z C3, C1 को x से, C2 को y से, C3 को z से। चलिए करते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर है फिर बाहर आप इनको x y तीनों वैल्यूज़ को, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ से कर रहे हैं तो तीनों वैल्यूज़ बाहर डिवाइड भी हो जाएंगी। तो ये x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि C1 पूरे के पूरे को आपने x से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी C1 को 1 अगर x से करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय 1x, सेकंड के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और थर्ड में आ जाएगा एक्स वाई जी। C2 को y के साथ, तो पूरी एंट्रीज को y के साथ करेंगे। y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y, नीचे वाले के साथ होगा तो वाई स्क्वायर, और फिर लास्ट पे एक्स वाई जी, क्योंकि यहाँ पर जी एक्स है, y से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जी। C3 की बारी, जी स्क्वायर एंड एक्स वाई जी। अब आप देख रहे हो कि C3 के अंदर एक्स वाई और जी जो है वो कॉमन निकल रहा है। तो चलिए मैं इस C3 में से एक्स वाई और जी को कॉमन निकाल लेता हूँ। टेकिंग कॉमन एक्स वाई जी फ्रॉम R3, थर्ड रो में से एक्स वाई जी कॉमन निकाल लें। तो जब आप कॉमन निकालेंगे तो एक्स वाई जी आ गया बाहर, और ये वाला एक्स वाई जी नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड में लें। तो बाकी एलिमेंट एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जी स्क्वायर 1। तो आप देखेंगे कि ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, आपके पास रह जाएगा एक्स वाई जी। राइट हैंड साइड को मैच करें तो उसमें एक्स वाई जी नज़र आ रहा है। फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, इसमें भी आपको कहीं पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर मिलेगा। फिर 1 1 1, इसमें भी आपको एक 1 1 1 मिलेगा। ये सारी एंट्रीज अब आपके पास मौजूद होगी हैं। सवाल फ़र्क सिर्फ ये है कि अब आपको इनको तरतीब देनी है। मुझे 1 1 1 जो है वो फर्स्ट रो में चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन सी रो में है? थर्ड रो में। तो मैं थर्ड रो को क्या करता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ फर्स्ट रो के साथ, ताकि ये वाला ऊपर चला जाए। अब बाकी जो नीचे आएगा उसके बारे में अभी नहीं सोचना, अभी मुझे ये सोचना है कि मुझे ऊपर क्या चाहिए, 1 1 1 चाहिए। तो ये 1 1 1 तीसरी रो से ऊपर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय R3 1। तो आप R3 को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जब भी आप याद रखिएगा, मैंने प्रॉपर्टीज इसलिए कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है जब भी आप किसी दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो मैट्रिक्स के बाहर जो है वो आपने माइनस लगाना है। तो माइनस लगा देंगे तो 1 1 1 ऊपर चला गया और एक्स वाई जी जो है वो नीचे आ गया, और दरमियान में एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आ गया। अब आप देखें तरतीब सेम हुई है, 1 1 1 ऊपर आ गया, 1 1 1 ऊपर आ गया। अब दूसरे नंबर पे आपको चाहिए एक्स वाई और जी, वो एक्स वाई और जी यहाँ पे C3 में पड़ा हुआ है, सॉरी R3 में पड़ा हुआ है। इसको हमें R2 में लेके जाना है, तो इसको इसके साथ R2 के साथ इंटरचेंज कर दें। तो लिखें बाय R32 या R23 दोनों लिख लें, आपका काम चल जाएगा। मतलब तीसरी रो को आप शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी रो में, तो आप फिर इसे इंटरचेंज कर रहे हैं, तो फिर से एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो दो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो चलिए मैं इसको पीछे से यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो जगह हमने इंटरचेंज की, पहले वाला एक -1 और एक -1 एक और आ गया, तो 1 1 1 इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले आएं। तो आप देखेंगे कि ये राइट हैंड साइड से कंप्लीट मैच कर रहा है, और ये माइनस माइनस हो गए प्लस, तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 11। इलेवेंथ पार्ट हमारे पास है बी प्लस सी ए एंड ए स्क्वायर सी प्लस ए बी बी स्क्वायर और ए प्लस बी सी सी स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू, ये सारे का सारा इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी, उसके बाद बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर वर्किंग करते हुए देखो, राइट हैंड साइड पे पहली एंट्री को गौर करें, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए आपको, आगे क्या चाहिए वो बात की बात है। फर्स्ट एंट्री को देखें, क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसके ऊपर आए, इसमें बी प्लस सी है, अगर किसी तरीके से ये ए इसमें ऐड कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सी प्लस ए है, इसमें ये बी ऐड कर दें तो सी प्लस ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली इसको इसमें ऐड करें तो ए प्लस बी प्लस सी, सब में सेम आ जाएगा, कॉमन निकाल लूँगा तो ये सब प्रूव हो जाएगा। आगे क्या आएगा वो बाद में देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ बाय C1 प्लस C2, यानी कि C1 के अंदर C2 को ऐड कर दें। तो देखें B प्लस C प्लस A, तो तरतीब के साथ लिख लें A प्लस B प्लस C। सिमिलरली C प्लस A प्लस B, फिर से तरतीब के साथ लिख लें A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C आ जाएगा फिर से, और C2 और C3 एज इट इज आ जाएंगे। इसमें से कॉमन निकाल लें, टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी, किसमें से, फ्रॉम C1, तो C1 से बाहर कॉमन निकाल लें, तो ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, तो 1 1 1, आगे आ गया A बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब देख रहे हो बाहर आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। ये अचीव हो गया, सेकंड की बारी ए माइनस बी। अब आप देख रहे हो कि C1 के अंदर सारे 1 1 आ गए, तो मैंने आपको कहा था जब भी 1 1 आएंगे कोशिश करनी है कि ये 3 1 1 में से 2 0 हो जाएं। तो इसको ज़ीरो करने के बेशुमार तरीके हैं, या तो इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें।
या फर्स्ट में से लास्ट को माइनस कर दें या लास्ट में से फर्स्ट, दोनों तरीक़ों से आप 2 ज़ीरो बना सकते हैं। लेकिन अब आपने थोड़ा सा ना यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप किसी तरीके से भी ज़ीरो बना सकते हैं तो आप मुँह उठा के कहीं भी ज़ीरो बना दें। नो, इसके ऊपर भी फोकस करना है कि राइट हैंड साइड भी तो आपने बनानी है। राइट हैंड साइड में क्या है, a माइनस बी। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी कि R1 में से R2 को माइनस करूं, तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ a माइनस बी बन जाएगा। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों बन रहा है बाद में देखेंगे, लेकिन a माइनस बी बन रहा है। तो पहला काम हमें मिल गया कि हम क्या करने जा रहे हैं, बाय R1 माइनस R2। आगे चलें, दूसरी आइडेंटिटी क्या है, b माइनस सी। अब आप अगर R2 में से R3 को माइनस कर दें तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 बन रहा है और b में से ये माइनस करेंगे तो b माइनस सी भी बन रहा है। b माइनस सी करेंगे तो यहाँ b माइनस सी बन रहा है, मुझे b माइनस सी भी मिल सकता है। तो आगे क्या बनेगा हमने नहीं सोचना। दूसरा काम क्या करना है, R2 में से R3 को माइनस करना है। यहाँ लिख लें R2 माइनस R3। तो चलिए ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, माइनस करते हैं। अब R1 में से R2 को यानी कि 1 माइनस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 0। फिर a में से b को माइनस करें, ये बन गया a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। R1 माइनस R2 कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग R2 माइनस R3 करेंगे। तो R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0 अगेन, R2 माइनस R3 b माइनस सी अगेन, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो अब ये दोनों ऑपरेशन कंप्लीट हो गए, नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा 1 सी और सी स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हो कि आप लोगों को जो है कितने ज़ीरो मिल रहे हैं, C1 के अंदर 2 ज़ीरो मिल रहे हैं। तो आप सिंपली इसको C1 से क्या करें, C1 से एक्सपेंड कर दें। तो पहले 2 को छोड़ के 1 के साथ डायरेक्ट ही एक्सपेंड कर दें। तो 1 जिस रो और कॉलम में होगा वो आप छोड़ देंगे। तो 1 जो है वो इस रो में है और इस कॉलम में है, तो इसको छोड़ दें, L बन गया। तो ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। एक्सपेंड कर दें फ्रॉम C1, तो जब C1 से एक्सपेंड करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, C1 की फर्स्ट एंट्री 1 और एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास। तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखो मैं इसको मज़ीद लिख सकता हूँ a प्लस बी, चलिए 1 बाद में ख़त्म कर देते हैं, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख लें a प्लस बी, ए माइनस बी, और इसके साथ b माइनस सी, फिर इसको भी लिख लें b प्लस सी, b माइनस सी और डिटर्मिनेंट को क्लोज कर दें। अब आप देखो कि R1 के अंदर a माइनस बी और a माइनस बी कॉमन है, R2 में भी b माइनस सी कॉमन है, तो ये भी बाहर आ जाएंगे। तो b माइनस सी और a माइनस बी भी आपके पास आ रहे हैं। लास्ट वाला कैसे आएगा वो बाद में सोचते हैं, पहले ये वाले 2 को लेकर आते हैं। चलिए इसको मैं करता हूँ इरेज। अच्छा जी, तो चलिए मैं कॉमन निकालता हूँ, इसको यहाँ लिख लें, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। तो चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। ये आ गया a प्लस बी प्लस सी और कॉमन क्या निकला, a माइनस बी और उसके साथ b माइनस सी, और डिटर्मिनेंट में क्या रह गया 1, ये माइनस बी कॉमन निकला तो 1, यहाँ से भी माइनस बी कॉमन निकला तो ये आ गया a प्लस बी। फिर नीचे से b माइनस सी कॉमन निकला तो इसकी जगह आया 1, फिर यहाँ b प्लस सी और b माइनस सी है, तो b माइनस सी तो कॉमन था तो क्या रह गया b प्लस सी, यहाँ पर आपने लिख लिया b प्लस सी। अब देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3 ये सेम हो गया, लास्ट पे रह गया c माइनस से, ये लेकर आना है। अब इसको एक्सपेंड कर दो सिंपल,
क्योंकि अब हमारे पास मज़ीद कोई चारा नहीं है। a माइनस बी माइनस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें b प्लस सी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस, जब ये माइनस से माइनस आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी। तो ये देखिएगा b से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो ये ही हमारी राइट हैंड साइड है। अगर क्वेश्चन को समझने में कुछ मसला आ रहा हो तो वीडियो को रिवाइंड करके इसको दोबारा एक बार देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर समझ आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तो वैसे ऑल दो ईजी है, उसमें तो ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं है। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सेकंड पार्ट इंक्लूड है, उसके लिए मैं मैट्रिक्स बी लूँगा। वो है 5 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 4 एंड माइनस 2 1 माइनस 2। ये एक बी मैट्रिक्स है और वो कहता है फाइंड करो B1 B21 B22। बेटा ये को फैक्टर हैं और ये B23 एंड लास्ट पे डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो B21 फाइंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले B21 लिखेंगे तो आप इसके लिखोगे -1 की पावर 2 + 1, यानी कि जो भी नीचे सबस्क्रिप्ट में होगा इसके 2 1 उसको -1 की पावर में आपने ऐड कर देना है। फिर आगे आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लगाना है, और ये 2 का मतलब है सेकंड रो और 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देना है इस बी में से। तो सेकंड रो कौन सी है, ये वाली, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला। इसको छोड़ दें, -2 5 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और 1 -2। तो ये आपके पास B21 आ गया। B21 इज इक्वल टू, ये आ गया -1 की पावर 3, -2 4, दरम्यान में होता है माइनस, और ये आ गया 5। B21 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 -1 होता है, -1 के ऊपर ऑड पावर माइनस, -1 के ऊपर इवन पावर तो प्लस, फिर 4 - 5 दैट इज़ -1। तो B21 हमारे पास क्या आया, +1। ये आ गया B21। इसी तरह से आप लोगों ने B23 भी फाइंड करना है। तो B23 को भी आपने ऐसे लिखना है, -1 की पावर 2 + 3, डिटर्मिनेंट साइन लगाना है और सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना है। फर्स्ट एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड एलिमेंट कॉलम को। तो सेकंड रो कौन सी है, दिस, और थर्ड कॉलम ये लास्ट वाला। तो सेकंड रो को छोड़ना है और थर्ड कॉलम को छोड़ना है। तो हेयर वी हैव 5 -2 -2 1। तो इसको एक्सपेंड एवेल्यूएट करते हैं, दैट इज़ -1 की पावर 5, अगेन ऑड नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 1 5, -2 × -2 +4, और दरमियान में होता है माइनस, तो -4। तो B23 विल बी -1⁵5, ऑड नंबर तो -1, दैट इज़ 1। तो B23 हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये हमारा B23 आ गया। लास्ट में हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो इसको भी वैसे निकाल ही लेते हैं, चलें, क्या याद करेंगे आप लोग। हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ B 5 - 2 5, 3 - 1 4, -2 1 -2। चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें सिंपल का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। आल दो आप इसके ऊपर रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना यहाँ पर। एक्सपेंड कर दें
फ्रॉम R1 से एक्सपेंड कर दें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B विल बी इक्वल टू 5, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 5 जिस रो और कॉलम में है वो छोड़ दो, -1 4 1 -2। उसके बाद सेकंड एलिमेंट माइनस का और ये माइनस का, तो ये प्लस हो गए 2 हो गए। अब ये -2 जिस रो और कॉलम में है वो छोड़ दो, तो ये आ जाएगा 3 4 और -2 तो ये देखा हमने सेकंड रो फर्स्ट रो में था और सेकंड कॉलम में था, तो दिस एंड दिस फिर लास्ट पे आ गया +5। 5 जिस रो और कॉलम में है वो छोड़ दो, तो ये देखो इसमें है और इसमें है। लास्ट पे इसलिए कर देता हूँ क्योंकि मुझे बाकी फिर सॉल्व नहीं करना होता। तो ये आ गया 3 -1 -2 1, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 2 -4 +2 -6 +8 एंड 5 3 -2। ओके, तो 5 2 -4 -2, यह आ गया 2 और यह आ गया 1। तो 5 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -10, 2 इंटू 2 4 एंड 5 इंटू 1 5, तो -10 + 9 दैट इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हमारा स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसी तरह से हम लोगों ने विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई करना है। विदाउट एक्सपेंशन, फर्स्ट पार्ट अल्फा बीटा प्लस गैमा 1, बीटा गैमा प्लस अल्फा 1, गैमा अल्फा प्लस बीटा 1, और इसको किसके इक्वल लेकर आना है? 0 के इक्वल लेकर आना है। स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ा करें, ऊपर सॉल्व करने से पहले धड़ाधड़ सॉल्व नहीं करना। ऊपर देखे लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंशन, अब ये वही तरह सवाल आ गया है जो आपको पसंद नहीं आते विदाउट एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन। तो चलिए, आपकी पसंदीदी के लिए इस वीडियो को स्पेशल बनाया गया है, क्योंकि आप सब लोग बहुत स्पेशल हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो स्पेशल बनाई गई है। ओके, तो 1 1 1 पहले ही है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसके किसी 2 रो या 2 कॉलम को सेम कर देता हूँ और आंसर किसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बन रहा है। इसको इसमें ऐड कर दूँ तो भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बनेगा। इसको इसमें ऐड कर दूँ तो भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बनेगा। वो कॉमन निकलेगा तो 1 1 1 आ जाएगा, वो इससे मिल जाएगा, सेम हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। करके देखते हैं। बाय C1 प्लस C2, तो चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बन गया इसको इसमें ऐड करने से। सिमिलरली नीचे भी बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। देन अगेन आगे आ गया बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 1 1। कॉमन निकाल लें। जब आप इसको कॉमन निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बाहर आ गया, तो इस फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या आएगा? 1 1 1, फिर बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 1 1। देख रहे हो C1 और C3 क्या हो गए हैं? आइडेंटिकल हो गए हैं। तो जब आइडेंटिकल होते हैं तो प्रॉपर्टीज़ बताई थी, फिर से कह रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ लाजमी देखें। वो वीडियो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा दोबारा से। तो हेयर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल।
इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा एज इट इज़, और इस पूरे का आंसर क्या आया? 0। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। यही हमने शो करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो आगे हमारे पास मज़ीद क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट, पार्ट नंबर 3, 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a ओवर बी सी, नेक्स्ट b ओवर सी ए और c ओवर ए बी। इसको भी क्या लेकर आना है? 0 लेकर आना है। देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। C3 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? ए बी सी के साथ। देखिएगा, मैं करता हूँ, आपको फिर समझ आएगा। बाय ए बी सी को मल्टीप्लाई करना किससे? C3 के साथ। जब आप इसको C3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1 ओवर ए बी सी, चलिए 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए ओवर बी सी मल्टीप्लाई करना है किससे? ए बी सी से। फिर बी ओवर सी ए मल्टीप्लाई करना है किससे? ए बी सी से। फिर सी ओवर ए बी मल्टीप्लाई करें किसके साथ? ए बी सी के साथ। आप देखेंगे कि ये देखें, बी सी कैंसिल, सी ए कैंसिल, ए बी कैंसिल। जो रह गया ज़रा उसको लिख लें आप। तो 1 ओवर ए बी सी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये देखें, ये रह गया ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, यहाँ पर रह गया बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, और यहाँ पर रह गया सी मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो आइडेंटिकल हो गए C2 और C3। ये फ़ायदा हुआ ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई करने से। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? मैं फिर से कहूँगा, देखने वाली आँख होनी चाहिए। तो वो देखने वाली आँख तभी आएगी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार। जब इन्हीं क्वेश्चंस को 3.3 के क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होगी कि आप लोगों को क्या करना है। पहली दफ़ा में आपको नहीं पता चलेगा। तो एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो फिर आइडेंटिकल का मतलब होता है डिटर्मिनेंट 0। तो जब ये 0 आगे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 0। यही हमने शो करना था। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ध्यान से इसको देखिएगा, ना समझ आए तो वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और दोबारा देखिएगा। ओके, इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में कहता है उसी तरह से बी सी देन सी ए बी, उसके बाद है 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी ए बी सी। इसको भी हमने 0 के इक्वल लेकर आना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी उसको आपने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी देख रहे हो R2 के अंदर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। तो इसको भी ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिएगा कि ये ऊपर वाली टर्म से मैच कर जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बाय ए बी सी इंटू R2। तो बाहर कर दें डिवाइड, अंदर कर दें मल्टीप्लाई, बी सी सी ए बी।
1 ओवर ए मल्टीप्लाई बाय ए बी सी, 1 ओवर बी मल्टीप्लाई बाय ए बी सी, 1 ओवर सी मल्टीप्लाई बाय ए बी सी, ए बी सी। तो ए से ए कैंसिल एंड बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बचा? ये रह गया आप लोगों के पास 1 ओवर ए बी सी, ऊपर है बी सी, सी ए बी, ए से कैंसिल हो गया तो ये रह गया बी और सी, बी से कैंसिल हो गया तो ये रह गया ए और सी, इसको लिख लें सी और ए। फिर सी से कैंसिल हो गया तो रह गया ए और सी कैंसिल होगा तो आपके पास ए और बी रह जाएगा, लास्ट पे ए बी और सी। अब देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि R1 और R2 दोनों सेम हो गए हैं, तो R1 और R2 जब सेम हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा डिटर्मिनेंट का? 0। एज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, तो फिर 1 ओवर ए बी सी ये आ गया 0, तो ये 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों का जो सिलेबस के जो क्वेश्चन है ये कवर हो जाए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ फर्स्ट पार्ट 3 1 x -1 3 4 x 1 0, और ये किसके इक्वल है? -30 के। तो आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको एक्सपैंड कर दें R1 से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, तो R1 की फर्स्ट एंट्री है 3 जिस रो और कॉलम में है वो छोड़ दें, तो 3 4 1 0, फिर आएगा -1, ये 1 जिस रो और कॉलम में ये छोड़ दें, -1 4 x 0, एंड फिर नेक्स्ट हमारे पास है +x, तो ये x इस रो और कॉलम में तो छोड़ दें, -1 3 x1, और ये सारे का सारा इक्वल है किसके? -30 के इक्वल है। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -4 0 -4x, मल्टीप्लिकेशन अब आपको आ जानी चाहिए, +x -1 -3x इज इक्वल टू -30, 0 -4 मल्टीप्लाई बाय 3 -12 +4x -x और -3x स्क्वायर इज इक्वल टू -30। चलिए -3x स्क्वायर बड़ा है तो पहले लिख लें, 4x -x ये बन गया 3x, और ये हो गया -12, और ये +30 इधर आ गया, ये बन गया 0। आगे चलते हैं, तो इसमें से मज़ीद -3x स्क्वायर +3x -12 +30 ये हो गया +18 इज इक्वल टू 0। इसमें से -3 कॉमन निकाल लें, तो x स्क्वायर -x -6 इज इक्वल टू 0, -3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसके फैक्टर बना लें, 6x स्क्वायर -3x +2x -6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकालेंगे तो x -3 +2 कॉमन निकालेंगे तो x -3 इज इक्वल टू 0,
x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 ज़ीरो कर दें और यहाँ से x प्लस 2 को ज़ीरो कर दें। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। तो इसी तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर ली। अच्छा जी, तो इसका थर्ड पार्ट है नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 3, 1 to 1, 1 to 1, 2x to 3, 6x दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको 0 के इक्वल नहीं शो करना, स्टेटमेंट पढ़नी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। चलिए इसको भी एक्सपेंड कर दें उसी तरह से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, फर्स्ट एलिमेंट 1, जिस रो और कॉलम में है वो भूल जाएं, x टू 6x, फिर -2, ये 2 जिस रो और कॉलम में है वो छोड़ दें, 2 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो 2 to 3x, फिर लास्ट पे +1, जिस रो और कॉलम में है वो छोड़ दें, ये फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, तो 2x 3 6 और ये सारा का सारा इक्वल है 0 के। x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर -12, -2 है तो 2x -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 12 - 3x दैट इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, x स्क्वायर -12 -4x +12 +12 -3x इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया x स्क्वायर, अब x वाली कौन सी है, -4x -3x दैट इज -7x, -12 +12 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया +12 इज इक्वल टू 0। अब इसके बना लें फैक्टर, तो फैक्टर बन जाएंगे इसके 4 और 3, 12x स्क्वायर बनेगा, तो x स्क्वायर प्लस 4x, not 4 and 3, we need yes 4 and 3 but -4 -3 plus 12 is equal to 0। x कॉमन निकालेंगे तो x -4 -3 कॉमन निकालेंगे तो x -4 is equal to 0, x -3 x -4 is equal to 0, यहाँ से x -3 0 आ गया और यहाँ से x -4 0 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई 3 और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई 4। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 भी हो गया कंप्लीट। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मज़ीद जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस बच्चों को इन्हीं क्वेश्चंस में होती हैं। अगर आप फिर भी कहेंगे कि बाकी क्वेश्चंस भी सर करवा दें तो हम वो भी करवा देंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और फीडबैक दीजिएगा, और ये भी बताइएगा लेक्चर सुनने के बाद कि आपको समझ आ चुकी है, और जिन क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आई है, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो काइंडली वो भी बताइएगा। वैसे तो आप वीडियो को बार बार ज़रूर रिवाइंड करके देखिएगा और कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा ताकि आपको समझ आए। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।